हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं, आदाब करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेके आया हूं साइंस से संबंधित पिछले 10 सालों में जितने भी आरआरबी यानी रेलवे के द्वारा पूछा गया साइंस से संबंधित सवाल आज मैं लेके आया हूं। लगभग 160 एमसीक्यू सवाल रहेगा। बहुत ही शानदार वन लाइनर के रूप में रहेगा और बहुत ही शानदार और कंटाप कंटाप सवाल आज हम लोग जानेंगे केमिस्ट्री से संबंधित सेट प्रैक्टिस। ठीक है, अंत तक जरूर बने रहिएगा और पसंद आएगा तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आते हैं। पहला सवाल है कि गैस का ऊर्जा का मान कैलोरी सबसे अधिक किसमें होती है? तो याद रखना, गैस ऊर्जा का जो कैलोरी मान है सबसे ज्यादा हाइड्रोजन में होती है। आरआरबी जेई द्वारा पूछा गया है, बहुत ही कंटाप सवाल। पहला ही शानदार सवाल था कि गैस का ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा कैलोरी का मान किस में रहेगा? तो याद रखना हाइड्रोजन का रहता है। ठीक है, अगला सवाल, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या क्या है? तो याद रखना ड्यूटेरियम का द्रव्यमान संख्या लगभग 2 होती है। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रेटियम। ठीक है, तो याद रखना वही ड्यूटेरियम जो है दूसरा समस्थानिक है हाइड्रोजन का, उसका परमाणु द्रव्यमान जो है वह 2 होती है, लगभग 2 होती है। अगला सवाल, भारी जल के बारे में क्या कथन सही नहीं है? तो याद रखना भारी जल जो है ना, उसे जो है D2O को भारी जल कहा जाता है और यह जो होता है यह पीने योग्य सुरक्षित होती है। एसएससी जेई द्वारा पूछा गया सवाल। अगला सवाल, पानी का रासायनिक सूत्र क्या? तो ये तो सबको पता है, H2O। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं एकदम शानदार शानदार सवाल। पिछले 10 सालों में जितने भी आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी और जितने भी आरआरबी, जेई, एसएससी, सीजीएस, सीएचएसएल और उसके बाद जितने भी जैसे स्टेट पीसीएस है, जहां कहीं भी केमिस्ट्री यानी साइंस से संबंधित प्रीवियस ईयर सवाल है, वो सारे सवाल आज मैं 160 वन लाइनर के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि इसी भी रिवीजन में लगभग 25,000 से ज्यादा एमसीक्यू सवाल वन लाइनर के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। प्लीज हमारे साथ जुड़े भी रहिएगा। ठीक है, तो अगला सवाल आता है कि पानी अशुद्धियों से पूर्णतया मुक्त माना जाता है, कैसे? तो यह रखना पानी मतलब सवाल कर रहा है कि पानी कौन सा पानी जो सबसे शुद्ध होती है? तो यह रखना अशुद्ध जल। अशुद्ध जल यानी मतलब बरसात का पानी जो है ना सबसे शुद्ध पानी होती है, वो पीने योग्य बहुत ही शानदार है। अगला सवाल, सभी अम्ल, हाँ लेकिन पहला बरसात का जो है एसिड रेन वो बहुत ही खतरनाक है। पहली बारिश, मौसम का पहला बारिश वो खतरनाक है और उसके बाद जैसे अक्टूबर नवंबर में आता है या सितंबर लास्ट में, तो वो सारे पानी अच्छा है। ठीक है, अगला सवाल, सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करती है। तो सभी अम्ल जो है धातु के साथ, कोई भी अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो याद रखना हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऑप्शन रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन रहेगा, हीलियम रहेगा, तो कंफ्यूज तो होगा ही, तो क्यों ना हम इसे ध्यान से देख लें। तो यह रखना है किसी भी धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया करें तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, एकदम जहन में बैठा लिखना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जब जस्ता यानी धातु के टुकड़े हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रखा जाए, तो फिर वही एगो एग्जाम्पल के रूप में दे दिया, यानी जस्ता को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिला दिया जाए तो कौन सी गैस निकलेगा? तो जिंक क्लोराइड अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा उदाहरण था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है जो धातुओं को प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में रखती है। तो वह कौन सा है? यार हाइड्रोजन से ऊपर जो भी है वही जो है विस्थापित कर सकती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो याद रखना जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो याद रखना वह जो है हाइड्रोजन गैस निकलती है। अभी हम लोग पढ़े धातु और अम्ल के साथ अभिक्रिया हो तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। दूसरा ये भी सवाल याद रखना है कि धातु को पानी के साथ अभिक्रिया करना है तो याद रखना है उसमें भी आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगा। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल। ठीक है, ये सारे जो ना बेसिक सवाल है 9-10 का एनसीईआरटी का। ठीक है, तो बेसिक सवाल जानने के लिए प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगला सवाल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का साधारण नाम क्या है? तो यार ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड का साधारण नाम जो है ब्लीच यानी लिक्विड ब्लीच होती है। ठीक है, अगला सवाल आते हैं। अगला सवाल है कि कागज उद्योग में लुगदी को रंगहीन करने के लिए सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो यार रखना कागज उद्योग में लुगदी का रंगहीन यानी कोई भी जैसे कागज उद्योग है
तो उसमें लुगदी में रंग आ जाता है ना, वह कलर आ जाता है, उसको रंगहीन मतलब कलर को उड़ाना है, कलर को समाप्त करना है, तो उसमें क्या मिलाया जाता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल, गैस की गंध सड़े हुए अंडे की गंध के समान होती है। तो यार ना सड़े हुए अंडे की गंध जो है वह कौन सी होती है? तो यार ना हाइड्रोजन सल्फाइड की गैस की तरह ही होती है सड़े हुए अंडे की गंध। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यार अपना सवाल कर दे कि सड़े हुए अंडे का गंध किसका का मतलब कैसा होता है? तो याद रखना है हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी सड़े हुए अंडे की गंध होती है। अगला सवाल, भारी जल क्या है? तो भारी जल अभी हम लोग पढ़े थे, भारी जल किसको बोलते हैं? D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल आते हैं, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके समान होती है? तो यह रखना क्षारीय धातु के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है क्षारीय धातु के साथ समान होती है। अगला सवाल आते हैं, सवाल है कि वनस्पति तेल की हाइड्रोजनीकरण एक उदाहरण है। तो याद रखना वनस्पति तेल का जो हाइड्रोजनीकरण क्रिया होती है वह संकलन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, इसका एक उदाहरण है। अगला सवाल, पदार्थ विरंजन यानी ब्लीचिंग में क्लोरीन के विकल्प के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह ना पदार्थ विरंजन यानी ब्लीचिंग में क्लोरीन का विकल्प जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। विरंजक चूर्ण में क्लोरीन का इस्तेमाल हाइड्रोजन पेरोक्साइड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला सवाल, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखना जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। ये भी बहुत ही शानदार सवाल है, आरआरबी का फेवरेट और एसएससी का फेवरेट सवाल। ठीक है, अस्थायी कठोरता मतलब जल की जो अस्थायी कठोरता दूर करनी है वह जो है वॉशिंग सोडा उसमें मिला दें तो लगभग अस्थायी कठोरता समाप्त हो जाती है। ठीक है, शानदार सवाल था। अगला सवाल आते हैं, धातुओं के साथ जल मिश्रित अम्लों की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है? तो याद रखना अभी तो हम लोग शुरू से पढ़ रहे धातु और अम्ल की जहां अभिक्रिया हो जाएगा हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अगला सवाल, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है? तो द्विपरमाणुक है। ठीक है, डाई एटॉमिक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ऑक्सीजन से। जितने भी हम लोग सवाल देखें वो सारे हाइड्रोजन से संबंधित सवाल था। अब हम लोग ऑक्सीजन की बात दें, ऑक्सीजन से संबंधित जितने भी सवाल आरआरबी एनटीपीसी या एसएससी द्वारा पूछा गया वो सारे सवाल देखेंगे। उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद पोटेशियम, कैल्शियम जो भी है उससे सारे सवाल हम लोग तत्वों के बारे में देखेंगे। तो अगला सवाल ऑक्सीजन से संबंधित सवाल है। सवाल है कि ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो याद रखना ऑक्सीजन में एक अणु के दो परमाणु, मतलब ऑक्सीजन को ऐसे ही लिखते हैं, तो कितना परमाणु है? दो। ठीक है, नेक्स्ट, ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? ठीक है, ऑक्सीजन की डिस्कवर किसने किया था? तो यार ना कार्ल सीले ने किया था ऑक्सीजन की खोज। ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? याद रखना है ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, ये सब याद रखना है, कम से कम 30 तक परमाणु संख्या एकदम याद रखना है। अगला सवाल, ऑक्सीजन के दो निरूपित किस्में होते हैं? तो याद रखना है परमाणुओं में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन को ऐसे लिखा जाता है O और 3। तो कितने परमाणु है? 3। ठीक है, तो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 3 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट, उस तत्व की पहचान कीजिए जो पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यह रखना उस तत्व की पहचान कीजिए जो पृथ्वी की बाहरी तत्व में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो वह है ऑक्सीजन। ये बहुत ही कंटाप सवाल है, याद रखना यह बहुत ही शानदार सवाल है। तो पृथ्वी की जो बाहरी परत में पाया जाता है सबसे ज्यादा अगर कोई गैस है उसका नाम है ऑक्सीजन। नेक्स्ट, ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना है? तो याद रखना ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना होती है? तो हम लोग अभी लिखते हैं ऑक्सीजन को O2। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है? 16 का परमाणु संख्या 8 है ना, परमाणु संख्या 8, तो उसका द्रव्यमान संख्या कितना हो गया? 16 और कितना है परमाणु है? 2 है, तो 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32 हो जाएगा आपका द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। ठीक है, ऐसे सवाल बनता है। नेक्स्ट, सीमेंट का मुख्य घटक कौन सा है? तो यह रखना है सीमेंट का मुख्य घटक सिलिकॉन ऑक्साइड होती है। अगला सवाल आते हैं, ऑक्सीजन के अणु में क्या होती है? तो याद रखना ऑक्सीजन के अणु में एक दोहरा सहसंयोजक बंध होती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब हम लोग आते हैं नाइट्रोजन से संबंधित सवाल।
लिथियम नाइट्राइड का सूत्र क्या है? तो याद रखना Li3n होती है लिथियम नाइट्राइड का सूत्र। नेक्स्ट, नाइट्रीकरण किसका परिवर्तित करने में जैविक प्रक्रिया का रूप है? तो याद रखना अमोनियम को नाइट्राइड में बदलने की क्रिया को नाइट्रीकरण कहलाता है। ठीक है, अगला सवाल आते हैं, मतलब कौन सा एक अधातु है? तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सारे अधातु है। ठीक है, ये सारे गैस है, तत्व है लेकिन अधातु है। नेक्स्ट, अमोनिया उत्पादन के लिए हैबर प्रक्रम में सूक्ष्म विभाजित किसके उपयोग के उत्प्रेरक के रूप में होती है? तो यह रखना लोहा। अमोनिया उत्पादन के लिए अगर हैबर विधि द्वारा किसी सूक्ष्म विभाजित कर रहे हैं तो उसे किसके करेंगे? तो यह रखना लोहा का इस्तेमाल करेंगे। अगला सवाल आते हैं, गैस का उपयोग खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो यह रखना ऑक्सीकृत रोकने के लिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यह भी शानदार एकदम कंटाप सवाल है। गैस का इस्तेमाल खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। आरआरबी, एनटीपीसी, एलपी में पूछा गया। नेक्स्ट सवाल आते हैं, नाइट्रोजन की खोज किसने किया था? तो अभी हम लोग पढ़े थे नाइट्रोजन की का जो खोज जो है रदरफोर्ड ने किया था। अच्छा, इससे पहले हम लोग पढ़े ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? तो याद रखना ऑक्सीजन की खोज कार्ल सीले ने किया था। ठीक है, अभी बताएं कि नाइट्रोजन की खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया था। अगला सवाल, लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस कौन सी होती है? तो यह रखना लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से अगर गर्म कर रहे हैं तो लाल भूरे रंग जो होती है वह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, क्या होती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला सवाल आते हैं, तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट क्या उत्पन्न करती है? तो तापीय अपघटन के दौरान जो अमोनियम नाइट्रेट है वह नाइट्रोजन ऑक्साइड और H2O यानी जल का उत्पन्न करती है। आरआरबी, एलपी में पूछा गया। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? NH3। बहुत ही कंटाप सवाल है, यह बहुत ज्यादा पूछा गया। अमोनिया का रासायनिक सूत्र। अमोनिया की व्यावसायिक निर्माण प्रक्रिया क्या होती है? हैबर प्रक्रिया द्वारा है। हैबर प्रक्रिया के द्वारा ही अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है, व्यवहारिक इस्तेमाल निर्माण किया जाता है। ठीक है, आरआरबी, जेईई द्वारा पूछा गया है। अगला सवाल, नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है क्योंकि दहन को सपोर्ट नहीं करता है। याद रखना नाइट्रोजन जो है ना यह दहन को सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए विद्युत बल्बों में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आरआरबी, एसएससी में पूछा गया। नेक्स्ट, लाफिंग गैस का रूप क्या है? बहुत ही कंटाप सवाल, बहुत बार यह बेसिक सवाल पूछा गया है। नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, यह जो है नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस इसे कहा जाता है। अगला सवाल, नाइट्रोजन के निम्नलिखित ऑक्साइड को लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो N2O। ठीक है, नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र N2O होती है। ठीक है, अगला सवाल आते हैं, एनेस्थेटिक्स। एनेस्थेटिक्स किसके रूप में इस्तेमाल करते हैं? तो एनेस्थेटिक्स का इस्तेमाल नाइट्रोजन सल्फाइड के रूप में होती है, N2O के रूप में होती है। अगला सवाल, गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? मतलब अगर हम लोग चिप्स खा रहे हैं तो चिप्स के पैकेट में फुला रहता है। ठीक है, और जो उसमें जो कुरकुरे रहता है वो नाम मात्र का रहता है। ठीक है, नाम मात्र का। 5 रुपये का लोगे तो 5 रुपये का लोगे तो 5 ही रहेगा, लेकिन हम लोग कहाँ भाग जाते हैं, कहाँ फिसल जाते हैं? उसमें फुला हुआ रहता है, इसीलिए। तो उसमें फुला हुआ जो रहता है उसमें कौन सा गैस रहता है? तो कौन सी गैस रहती है? तो नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस, ये एकदम बेसिक सवाल है, इससे सवाल बनते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन गैस होती है। क्यों रहती है नाइट्रोजन गैस? ताकि जो चिप्स अंदर में है ना वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगा, और कोई भी खाना फूड अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आने से वह जो है ना खराब होने की चांसेस बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भर देती है ताकि वह ऑक्सीकृत ना हो, यानी ऑक्सीजन के संपर्क में ना हो और चिप्स जल्दी खराब ना हो। ठीक है, अगला सवाल, गैस में एक तीखी गंध होती है, वह किसके कारण होती है? तो अमोनिया। अगर कहीं भी गैस लीकेज कर रहा है, निकल रहा है, तो अगर अमोनिया जैसी सुगंध आएगी, अमोनिया का खतरनाक सुगंध है, उससे आपको पता चल जाएगा कि गैस लीक कर रहा है। ठीक है, तो आपको वहां पता चल जाएगा। ठीक है, तो अमोनिया का इस्तेमाल ज्यादातर इसीलिए भी किया जाता है ताकि गैस लीक हो जाए तो गंध इंसान को पता चल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक्स के स्थानापन्न के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं दंत चिकित्सकों के द्वारा। नेक्स्ट, अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र NH4 का होल्टवाइज और SO4। अमोनियम सल्फेट का जो है आपका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट,
NO2, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का धूम्र रंग कैसा होता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का रंग भूरा होता है। अगला सवाल, अधातुओं के व्यापक उपयोग कहाँ होती है? तो यह रखना है खादों में होती है। अगला सवाल आते हैं, विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस कौन सी भरी होती है? तो अगर हम अभी बताए थे कि चिप्स जो पैकेट है उसमें नाइट्रोजन गैस भरा होता है ताकि ऑक्सीकरण ना हो, ठीक है। यही प्रक्रिया बल्ब में भी होता है। बल्ब में जो आज के LED वाले बल्ब नहीं, जो पहले आता था जो लाल कलर का जलता था, वो बल्ब के अंदर जो था ना, उस बल्ब के अंदर गैस भरा जाता है। कौन सी गैस? याद रखना है नाइट्रोजन गैस। क्यों? ताकि वह उसके अंदर जो फिलामेंट है वह टंगस्टन का बना होता है, वह टंगस्टन जो है वो ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए। अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता तो वो क्रिया करने लगता है, ठीक है, मतलब वो रिएक्शन करने लगता है। इसीलिए नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल उसके आजू बाजू रख देता है ताकि वह फिलामेंट जो है ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए और वह प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन ना करे। और उसका कारण और एक भी है नाइट्रोजन का, ताकि जो है लाइट जो है फैलने का कारण भी बनता है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं जितने हम तरीके से अच्छे तरीके से समझा रहे हैं आपके जहन में भी जा रहा होगा। और याद रखना ऐसे बेसिक सवाल पूछा जाता है, ठीक है। RRB ग्रुप डी में पूछा गया, पैकेट में भी नाइट्रोजन गैस और विद्युत बल्ब के अंदर भी नाइट्रोजन गैस। अगला सवाल, गैस में कमरे के तापमान में पानी में सर्वाधिक घुलनशीलता किस में होती है? कौन सी होती है? तो याद रखना अमोनिया। अगला सवाल, अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो याद रखना अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र कितना है? तो याद रखना है अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl होती है। अगला सवाल, नेक्स्ट हम लोग आते हैं फॉस्फोरस से संबंधित सवाल। बहुत ही कंटाप यहां से सवाल बनेंगे। फॉस्फोरस से संबंधित सवाल देखें। सबसे पहला सवाल है फॉस्फोरस से कि फॉस्फोरस का सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील का रूप कौन सा है? मतलब सबसे ज्यादा अगर कोई रिएक्शन करता है फॉस्फोरस का तो कौन सा पार्ट करता है? श्वेत फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस जो है सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील करता है। अगला सवाल, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है, क्यों? यह अच्छा सवाल है। तो फास्फोरस को पानी में इसीलिए रखा जाता है ताकि उसका ज्वलन ताप बहुत कम, ठीक है। फास्फोरस का पानी में इसीलिए रखा जाता है ताकि उसका ज्वलन जो है ज्वलन तापमान बहुत कम हो जाए। अगला सवाल, सफेद फास्फोरस का रासायनिक सूत्र क्या है? P4। बहुत ही शानदार सवाल। P4 जो है सफेद फास्फोरस का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट, वह पहला तत्व है जिसकी रासायनिक खोज हेनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी। तो यार वह कौन सा तत्व है जो रासायनिक खोज हेनिंग ब्रांड के द्वारा किया गया था? तो फास्फोरस की खोज हेनिंग ब्रांड के द्वारा किया गया। देख रहे हैं RRB NTPC 2016 में पूछा गया, ये सब याद रखना है। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं कि ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? कार्ल सीले ने, ठीक है। नाइट्रोजन की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। अब हम लोग पढ़े कि फास्फोरस की खोज किसने किया था? हेनिंग ब्रांड ने, ठीक है। हेनिंग ब्रांड ने फास्फोरस की खोज की थी। नेक्स्ट, फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? ताकि आग पकड़ने से बच जाए। RRB NTPC में पूछा गया। नेक्स्ट, माचिस की तिल्ली में जो काला काला दिख रहा है जो जलने का लायक रहता है वह किसका बना होता है? तो वो जो है फास्फोरस की बनी होती है। नेक्स्ट, फास्फोरस की परमाणविक कितनी होती है? तो परमाणविकता जो है 4 होती है फास्फोरस की, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो एक अधातु का एक अधातु, ठीक है, एक अधातु, ठीक है। तो एक अधातु यानी फास्फोरस है, ठीक है। तो फास्फोरस का परमाणु संख्या कितना होता है? तो फास्फोरस का 15 होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस 15 होती है। तो 15 को बैठाएंगे, 2 8 10 हो गया, तो बचा कितना? 5। तो यही हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? 3 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5। 3 कैसे? तो 5 से 3 घटा देंगे क्योंकि 5 जो है वो अष्टक पूरा करने के लिए 5 है लास्ट में, उसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए? और टोटल में 8 चाहिए तो 3 चाहिए, तो 3 और चाहिए तो 3 वह लेना पसंद करेगा, ठीक है। देना ना कि देना पसंद करेगा, तो लेना पसंद करेगा मतलब 3 उसको चाहिए, तो वही उसका संयोजकता हो जाएगा। अगला सवाल है कि सफेद फास्फोरस को संग्रहित किया जाता है। सफेद फास्फोरस को संग्रहित किसमें किया जाता है? पानी में। नेक्स्ट, फास्फोरस एसिड का सूत्र कितना है? तो याद रखना फास्फोरस एसिड जो है H3PO4 जो है फास्फोरस एसिड का सूत्र है। अगला सवाल, कौन सी अधातु है जो हवा में रखा जाए लेकिन हवा में रखने से आग पकड़ लेता है? तो फास्फोरस, ठीक है। सोडियम भी होती है हाइड्रो जो है, लेकिन वह एक धातु है, लेकिन यह अधातु अगर सवाल कर दे तो फास्फोरस बहुत ही शानदार सवाल बनेगा।
जो कि एक अधातु है और उसको हवा में रखने पे क्या हो जाएगी, हवा पकड़ लेता है, सॉरी आग पकड़ लेता है। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला सवाल, रासायनिक प्रतीक पी का अर्थ क्या है, तो फास्फोरस। पी का अर्थ क्या है, फास्फोरस। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हैलोजन से संबंधित सवाल। हैलोजन कौन वाला, जो 17 की जो ग्रुप में है, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे जो है ना, वे सारे जो क्या है, हैलोजन ग्रुप में आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला सवाल हैलोजन ग्रुप से। इन तत्वों की बाह्यतम कोषों की 7 संयोजी हैलोजन इलेक्ट्रॉन है, वह कौन सा कहलाता है, तो यह हैलोजन। सवाल ऐसे कर देगा, अगर किसी भी बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, वह कौन से ग्रुप का आएगा, तो यार ना हैलोजन। और सवाल ऐसे भी कर सकता है कि किसी भी हैलोजन ग्रुप के बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यार ना 7। ठीक है, नेक्स्ट द्विपरमाणु जो है वह कौन सी है, तो यार ना फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है द्विपरमाणिक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हैलोजन। हैलोजन जो है सर्वोत्तम ऑक्सीकारक एजेंट किसका है, तो यार ना है फ्लोरीन का। ठीक है, तो Fe हो जाए, F2 सॉरी। पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, तो यार ना ब्लीचिंग पाउडर, सॉरी बीजिंग बोल दिए, चीन की राजधानी बीजिंग बोल दिया, सॉरी। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है पीने के पानी को कीटाणु रहित, यानी कीटाणु को मारने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निकलती है, तो यार ना क्लोरीन। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल ऐसे ही बनते हैं। तो विरंजक चूर्ण को अगर जल में मिला दिया जाए तो कौन सी गैस निकलेगी, तो यार अपना क्लोरीन गैस निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, तो यार अपना विरंजक चूर्ण जो है वह पे क्लोरीन से ही बना होती है, तो क्लोरीन गैस से संबंधित है। नेक्स्ट क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, इसका जो कार्बन इनमें से क्या प्रयोग नहीं होता है, तो मिक्सर और चक्की में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, अच्छा क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलती है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कमेंट बॉक्स में इतना लिखिएगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। ठीक है, ये हमारे लिए समस्या है। अगला सवाल, वह एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पे द्रव में रहती है। ये बहुत ही कंटाप सवाल, एकदम बहुत ज्यादा पूछा जाता है, याद रखना है ब्रोमीन। अगर अधातु बोलेगा और कमरे के तापमान में द्रव है तो ब्रोमीन सवाल राइट आंसर हो जाएगा, और यहीं अगर धातु बोलता तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, पारा। ठीक है, पारा हो जाता है। ठीक है, ये पारा हो जाएगी कमरे के ताप पे द्रव। ठीक है, धातु रहता तो पारा हो जाएगा, अधातु रहता तो ब्रोमीन हो जाता। शानदार सवाल, एकदम ध्यान में रखना है। एक हेलोजन कौन सा नहीं है, तो मीथेन तो नहीं है। हेलोजन गैस कौन सा हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे हो गया, लेकिन मीथेन नहीं है। नेक्स्ट अगला सवाल, एक प्रभावी अग्निशामक कौन सा है, तो हेलांस। हेलांस एक अग्निशामक प्रभावी है। नेक्स्ट, कौन सा प्रशीतन यानी रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होती है, तो अभी हम कुछ देर पहले सवाल किए थे कि CFC का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन यही है ना। तो सबसे ज़्यादा कहाँ से निकलती है, फ्रिज से। हमारे घरों में जो फ्रिज होती है ना, वही फ्रिज यानी रेफ्रिजरेटर से निकलती है सबसे ज़्यादा। अगला सवाल आते हैं, एक गैस रंगहीन और गंधहीन है, वह कौन सा है, तो सवाल ऐसे बन सकता है कि क्लोरीन जो है एकमात्र नहीं, बहुत सारे हैं, लेकिन क्लोरीन जो है एक तो ये जो गैस है वह रंगहीन मतलब इसका कोई कलर नहीं है। गंधहीन है मतलब इसका कोई गंध नहीं है। यह अगर कहीं लीकेज भी करेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट, ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है, तो यार ना ठोस आयोडीन का रंग बैंगनी भूरे से थोड़ा काला होती है। ठीक है, अगला सवाल देख रहे हैं, शानदार सवाल, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अधातुओं की चमकदार कैसी होती है, तो यार ना अधातुओं की चमकदार जो है, अच्छा अधातुओं के सवाल अलग कर रहा है। अधातुओं में चमकदार तो नहीं होती है, अधातुओं की एक गुण है चमकदार नहीं होती है, लेकिन अपवाद के तौर पर देखा जाए तो आयोडीन उसका अपवाद है। यह जो है चमकदार होती है, तो आयोडीन एक अधातु है और लेकिन चमकदार है। ठीक है, तो ये एक सवाल बनता है। अगला सवाल, 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व की को क्या नाम है, तो यार ना हेलोजन्स ग्रुप यही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हेलोजन नहीं है तो ग्लिसरीन नहीं है, बाकी सब मतलब ऑप्शन के आधार पे ग्लिसरीन एक नहीं है। अगला सवाल, आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किया था, मोजले ने किया था। सिर्फ आवर्त सारणी की खोज किसने किया था, तो आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ ने किया था। आवर्त सारणी की खोज किस पर आधारित था, तो यह परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु द्रव्यमान मास पर आधारित था। ठीक है, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित था, तो यह परमाणु संख्या पर, मोजले ने जिसका खोज किया था।
यह जो है हैलोजन ग्रुप किस समूह में रखा गया, तो यार 17वां ग्रुप में रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 17वां ग्रुप से संबंधित कौन सा तत्व है, इसका नाम हैलोजन है। समूह जो है 17वां सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सा है, यार आयोडीन सबसे कम करता है। सबसे ज्यादा कौन सा है, फ्लोरीन। याद रखना फ्लोरीन जो है सबसे ज्यादा क्रियाशील रहता है हैलोजन ग्रुप का, और आयोडीन सबसे कम। ठीक है, ये सब ध्यान में रखना है। अगला सवाल, एक यौगिक कौन सा ना है, तो क्लोरीन एक यौगिक नहीं है। नेक्स्ट, यौगिक ऑक्सीजन के संबंध में हैलोजन समूह की अधिकतम संयोजकता कितनी होगी, तो संयोजकता अधिकतम 7 होगी। ठीक है, और संयोजी कितना होगा, तो याद रखना 1। नेक्स्ट हम लगाते हैं तत्व समूह में 17 से संबंधित कौन सा नहीं है, तो आर्गन तो 18 में आ जाएगा, तो 17 नहीं आता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सारे जो है आर्गन है, आर्गन से संबंधित नहीं है। ठीक है, क्योंकि आर्गन का परमाणु संख्या कितना है, 18 है। तो 2 8 8 लास्ट में कितना 8, इसका स्टक पूरा हो जा रहा है, तो आर्गन। ठीक है, इनर्ट गैस के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, अर्ध धातु नहीं है, तो क्लोरीन एक अर्ध धातु नहीं है। नेक्स्ट, क्लोरीन तो एक गैस के रूप में है, मतलब आधातु है। अगला सवाल, इस हैलोजन का क्वथनांक किसका उच्च होती है, तो क्वथनांक अगर है सबसे उच्च तो वह है आयोडीन। बहुत ही शानदार कंटाप सवाल है, याद रखना आयोडीन सबसे ज्यादा क्वथनांक है, और सबसे ज्यादा क्रियाशील फ्लोरीन है। सबसे कम क्रियाशील जो है प्रतिक्रियाशील वह आयोडीन है। ठीक है, और क्वथनांक भी सबसे ज्यादा आयोडीन का ही होती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन किसका उदाहरण, तो हैलोजन ग्रुप का है, 17वां ग्रुप का। नेक्स्ट, एक हैलोजन कौन सा है, तो क्लोरीन एक हैलोजन ग्रुप का है, इसलिए वह 17 का में आता है। ठीक है, और इसके जो है अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो याद रखना 7। अगला सवाल, एक अणु में हैलोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की गुण कौन सी होती है, तो यह कहना हैलोजन अगर परमाणु के इलेक्ट्रॉन आकर्षित कर रहा है तो उसे विद्युत ऋणात्मकता कहेंगे। अच्छा, विद्युत ऋणात्मकता क्यों कहेंगे, ये शानदार सवाल जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हैलोजन ग्रुप में कोई भी एक सवाल आते हैं, तो कोई भी एक तत्व लेते हैं, जैसे 17 का आता है आपका फ्लोरीन। ठीक है, सॉरी क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन, तो क्लोरीन का 17 है, तो क्लोरीन को बांटेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ेंगे, तो 2 8 और हो गया 7। तो 7 जो है यह स्टक पूरा करने के लिए, मतलब टोटल 8 पूरा करने के लिए इसको 1 चाहिए। अच्छा, 1 लेना आसान है कि 7 देना आसान है, तो 1 लेना आसान है, क्योंकि 1 ले सकता है वो बहुत ही आसान तरीके से। तो 1 ले सकता है, मतलब इसके पास कमी है तब न ले रहा, मतलब कमी वाली चीज को क्या बोलते हैं, ऋणात्मकता, यानी माइनस। कमी हुआ है तब ना वो ले रहा, तो माइनस, तो याद रखना यह विद्युत ऋणात्मकता इसको बोलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं एकदम जहन में जा रहा होगा, बहुत ही शानदार थे। अब हम लोग आते हैं इनर्ट गैस यानी निष्क्रिय गैसों। अच्छा, ये कौन सा ग्रुप में है, तो याद रखना यह 18वां ग्रुप में है, और आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अंतिम छोर में जो ग्रुप है ना, जो है सबसे ऊपर में हीलियम है, उसके बाद नियोन है, उसके बाद आर्गन है, उसके बाद क्रिप्टन है, उसके बाद रेडॉन है, उसके बाद जेनॉन है। ठीक है, ये जो है ना ये गैस को बोलते हैं क्या, निष्क्रिय गैस। ये गैस को निष्क्रिय क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह जो है ना किसी के साथ क्रिया नहीं करता है, मतलब ये किसी के साथ भी क्रिया नहीं करता है, किसी भी साथ की घुलन मिलन नहीं है इसका, इसीलिए यह इनर्ट गैस यानी निष्क्रिय गैस कहा जाता है। ठीक है, तो सवाल में आते हैं, समूह में शामिल तत्व जो है इसमें रंगहीन होती है, मतलब इसका कोई कलर भी नहीं है इस गैस का। स्वादहीन होती है, मतलब स्वाद भी नहीं है, और गंधहीन भी होती है, मतलब इसका कोई गंध भी नहीं होती है। यह कौन सी समूह में आता है, तो शून्य समूह यानी 18वां समूह में। ठीक है, अगला सवाल आते हैं, सवाल की परमाणु संख्या 10 18 36 54, इसमें कौन सा तत्व आता है, तो यह जो है आपका अक्रिय गैस आता है। ठीक है, अगला सवाल, उत्कृष्ट गैस का आयनन विभव कैसा है, तो याद रखना एक आवर्त में अधिकतम जो है उत्कृष्ट गैस का आयनन विभव होती है। अगला सवाल आते हैं, दुर्लभ गैसें सामान्यतः रासायनिक रूप से अक्रिय होती है, तो सामान्य रूप से अगर दुर्लभ गैस है वह रासायनिक रूप से अक्रिय होती है, क्यों, तो याद रखना इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर होती है, इसीलिए। अगला सवाल, आदर्श गैस कौन सा नहीं है, तो ब्रोमीन जो है आदर्श गैस नहीं है। अगला सवाल आते हैं, एक अक्रिय गैस कौन सा है, तो याद रखना एक अक्रिय गैस जो है वह आर्गन गैस है, जो कि लाइट के बल्बों में इस्तेमाल किया जाता है। लाइट के बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन दोनों का इस्तेमाल होता है, ये याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल, अगर नाइट्रोजन है रहेगा ऑप्शन में तो नाइट्रोजन टिक करना है, और आर्गन रहेगा तो आर्गन टिक करना है। ठीक है, बल्ब के अंदर। अगला सवाल, अजनबी गैस किसे कहा जाता है, तो यार ना जेनॉन को अजनबी गैस कहा जाता है। ये जो है ना बहुत ही शानदार सवाल है, सवाल अजनबी ना पूछ के स्ट्रेंजर गैस भी बोल सकता है, ऐसे भी सवाल कर सकता है। ठीक है, हिंदी में लिखल रहेगा स्ट्रेंजर गैस किसे कहेंगे, स्ट्रेंजर गैस, तो याद रखना स्ट्रेंजर यहाँ जो है तो जेनॉन में भी जो है, ये तो याद रखना है। ठीक है,
तो ऐसे याद रखना, ठीक है। तो जेनॉन जो है वह आपका अक्रिय गैस भी होता है। अगला सवाल, कौन सी गैस जो है जब बिजली गुजरती है तब वे नारंगी रंग की रोशनी देती है? यह आमतौर पर प्रदीप्त प्रकाश के इस्तेमाल में किया जाता है। तो यार ना यह नियोन है या नियोन गैस है, ठीक है। यह इसका परमाणु संख्या कितना होती है नियोन का 10। अगला सवाल, कौन सी एक निष्क्रिय गैस नहीं है? तो ऑप्शन दे देगा, ठीक है, दे देगा नियोन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, क्रिप्टन हो जाएगा और हाइड्रोजन दे देगा। तो हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 है, मतलब परमाणु संख्या 1 है, तो ये तो निष्क्रिय गैस नहीं है, तो हाइड्रोजन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, नोबेल गैस, बहुत ही शानदार एकदम कंटाप सवाल, ये हम सोच रहे थे कि सवाल क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। ये सवाल बहुत ज़्यादा बार पूछा गया, अक्रिय गैस से पूछा गया ये सवाल बहुत ज़्यादा। नोबेल गैस किसे कहा जाता है? तो जेनॉन को जो है नोबेल गैस कहा जाता है। कैसे याद करें? तो नोबेल गैस जो है, नोबेल गैस माने जिसको भी नो, यहाँ शुरुआत में क्या है नो, और यहाँ भी देखिए एकदम जहन में नो, यहाँ भी नो होता है ना, ठीक है। तो यहाँ भी नो है और यहाँ भी नो है, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपका अपना विचार, आप जैसे याद कर सकते हैं, लेकिन अगर ध्यान से सुनेंगे तो ये याद हो गया होगा, ठीक है। नोबेल गैस में भी नो है, जेनॉन भी नो है, ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। अगला सवाल, गैस अक्रिय गैस कौन सा नहीं है? तो हाइड्रोजन है। नोबेल गैस कौन सा नहीं है? क्लोरीन भी नहीं है, ठीक है। अगला सवाल आते हैं, हीलियम और आर्गन में क्या समानता है? शानदार सवाल। तो हीलियम और आर्गन में एक ही समानता है, बस इसके बाह्यतम कोश जो है इसके पूर्ण होते हैं। हीलियम कितना है? परमाणु संख्या 2। आर्गन का कितना है? तो यह ना 18। आर्गन तो हीलियम का कितना होती है? तो एक कोश में अधिकतम 2 ही होती है, तो एक कोश ही पूरा होगा। लेकिन आर्गन का 3 कोश पूरा लग जाएगा, एक में 2, फिर दूसरा में 8 और तीसरा में फिर 8 लग जाएगा। हालांकि इसका भी अष्टक पूरा हो गया, इसका भी अष्टक पूरा हो गया, बस दोनों में यही समानता है। बाकी हीलियम एक अक्रिय गैस नहीं है, याद रखना है। हाँ, वही इसके जो हीलियम और आर्गन में यही समानता, ठीक है, बस ये इतना याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक परमाणुविक कौन सा है? याद रखना, आर्गन एक अपरमाणुविक, एक जो है एक परमाणुविक है, ठीक है। अगला सवाल, अक्रिय गैस जो है इसमें एक परमाणुविक होती है, और अक्रिय गैस के आवर्त में 5 रखा गया है, वह कौन सा है? यार ना वह जेनॉन है। अगला सवाल आते हैं, आधुनिक आवर्तन में 18 समूह में रखा गया समूह को क्या नाम है? तो यार ना निष्क्रिय गैस यानी इनर्ट गैस, नोबेल गैस, ये सारे इसी को कहा जाता है। अगले सवाल, अक्रिय गैस जो है वह कौन सी होती है? रासायनिक रूप से अक्रियाशील, मतलब क्रिया नहीं करता, ठीक है, इसलिए अंतिम में इसको रखा गया। अगला सवाल, 3 तत्वों में XYZ की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रमशः कितना होता है? तो यार रखना ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वह कौन सा होता है? याद रखना है इसका निष्क्रिय गैस हो जाएगा, ठीक है। जो X का है वह निष्क्रिय गैस हो जाएगा, कौन सा? तो याद रखना Z का। X का तो नहीं होगा क्योंकि 2 8 7 17 हो गया, तो 17 तो आपका हैलोजन ग्रुप में आ गया। उसके बाद हो गया 2 8 2, मतलब मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम तो नहीं आता है, मैग्नीशियम तो आपका क्षार धातु में आ जाएगा, ठीक है। और बच गया आपका 2 8 8 यानी 18 तो आर्गन का है, तो आर्गन तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं निष्क्रिय गैस है, ठीक है, तो जेड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, वायु में अक्रिय गैस का अनुपात सबसे ज्यादा किस में होती है? तो याद रखना सॉरी, वायु में अक्रिय गैस जो है वह होती है, ठीक है, आर्गन होती है। तो सबसे ज्यादा अक्रिय गैस वायु में अगर होती है वह आर्गन की होती है। अगला सवाल आते हैं, निष्क्रिय गैस कौन सा समूह है? तो शून्य समूह यानी 18वां समूह यही है, ठीक है, अंतिम वही वाला है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी किस समूह का नाम बताए, कितने समूह में है? तो यह 18 समूह है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अच्छा 7 आवर्त भी है, ये याद रखना है। निष्क्रिय गैस में बाहरी कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बाहरी कक्ष में हाइड्रोजन हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन केवल है, तो यार रखना हीलियम का है। नेक्स्ट आते हैं, समूह 18 के कौन से तत्व है? उत्कृष्ट गैस, इनर्ट गैस, नोबेल गैस, ये सारे जो है वही है उत्कृष्ट गैस। निष्क्रिय गैस इसी को कहा जाए, ठीक है, कितना में आता है? 8A में आता है। ये भी सवाल शानदार सवाल है, निष्क्रिय गैस जो है 8 में आता है, ये भी याद रखना है। एक निष्क्रिय गैस कौन सा है? तो याद रखना क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन, ये सारे आर्गन, ये सारे हैं निष्क्रिय गैस है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए सवाल ऐसे बन सकता है, कोई 3 जो है अलग गैस दे देगा और एक इन्हीं में से कोई एक दे देगा, बोल देगा कौन निष्क्रिय गैस है, ठीक है। अगला सवाल, निष्क्रिय गैस कौन सा नहीं है? तो यार ऐसे ही सवाल, क्लोरीन नहीं है, ठीक है। अगला सवाल, आर्क वेल्डिंग में आर्गन का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि धातु के साथ यह उप्रक्रांति कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट, कैंसर के उपचार में अक्रिय गैस का इस्तेमाल करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। कैंसर का इस्तेमाल अक्रिय गैस में किया जाता है, कौन सा गैस? रेडॉन गैस, ठीक है।
किस गैस का इस्तेमाल करते हैं? रेडॉन गैस। कैसे याद करें? अच्छा, डॉक्टर अगर मान के चलो किसी को कैंसर हो जाता है, हालांकि बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ऐसा किसी को ना हो, तो अगर किसी को कैंसर हो जाए तो डॉक्टर बोलता है कि वह जो है ना रेड जोन में चला गया। रेड जोन में मतलब बहुत ही खतरनाक यह बीमारी है, वह रेड जोन में चला गया। तो रेड यानी रेडॉन, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो कैंसर की उपचार रेडॉन में होती है, रेडॉन गैस का इस्तेमाल होती है। उम्मीद कर रहा हूं एकदम जितने भी ट्रिक बता रहे हैं वो याद भी हो रहा होगा। अगला सवाल, एक अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है क्लोराइड आयन में कितनी होती है? तो याद रखना वह क्लोराइड आयन में आर्गन का होता है। अब हम लोग आते हैं सल्फर से संबंधित सवाल जानते हैं। सल्फर से संबंधित का पहला सवाल, परमाणु के बहुपरमाणु कौन सा है? तो याद रखना सल्फर गंधक होती है, गंधक भी बोला जाता है। सल्फर का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो याद रखना एस। सल्फोरस अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना है? तो याद रखना है 82.07। एक क्षार नहीं है, तो सल्फर एक क्षार नहीं है। अगला सवाल आते हैं, अधातुएं अपनी तरलीय अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करती है, तो वह कौन सा है? तो यार सल्फर है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। सल्फर एक तो अधातु है, वह अपनी तरलीय अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करती है, उसका नाम सल्फर है। अगला सवाल, गैस यदि वातावरण में हो तो उसकी गंध के कारण क्या पहचानी जाती है? तो यह अगर गैस वातावरण में हो तो सल्फर डाइऑक्साइड अगर मिक्स है तो आपको गंध से पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, रबर को ताकत प्रदान करने और अधिकतम लोच एवं स्थायित्व प्रदान करने हेतु सल्फर को और ताप से अपचयित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे वल्कनाइजेशन कहा जाता है। वल्कनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सल्फर के अपना नाम भाषा किससे लिया गया? लैटिन भाषा से लिया गया। एनटीपीसी में पूछा गया सवाल। सल्फर का रासायनिक साधारण नाम क्या है? तो याद रखना है ब्रिमस्टोन नाम है। याद रखना, ये बहुत ही शानदार सवाल है। ब्रिमस्टोन नाम हो गया इसका रासायनिक नाम, किसका? सल्फर का, ठीक है। अगला सवाल, प्याज काटते समय आंखों में जलन यानी आंसू आ जाता है, जलन होती है, वह किसके कारण? तो प्याज में सल्फर पाया जाता है, उसकी गैस की गंध के कारण। अगला सवाल, जब हम प्याज काटते हैं तो वह जो है सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फाइड को एक एसिड में परिवर्तित कर देता है, वह कौन करता है? सल्फोनिक एसिड करता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, किसकी उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होती है जिससे हमें एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है? तो यह रखना है एलपीजी सिलेंडर जो है वह लीक होने का पता जो चलता है वह सल्फर के यौगिक होते हैं, ठीक है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड, नहीं मिथाइल आइसोसाइनाइड नहीं, हाँ इथाइल मरकैप्टन। याद रखना उसका नाम क्या है? इथाइल मरकैप्टन नाम है उसका, सॉरी इथाइल मरकैप्टन। मिथाइल आइसोसाइनाइड जो भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुआ था वो गैस वहाँ निकला था, वो हमको याद हो गया था, ठीक है। तो इथाइल मरकैप्टन का इस्तेमाल किया जाता है। आपके जो एलपीजी है, आपके किचन रूम में जो गैस का टंकी है ना, उसमें इथाइल मरकैप्टन का इस्तेमाल मिलाया जाता है। उसका यही काम है, ताकि वो गैस अगर लीक हो जाएगा तो आपको नाक में पता चल जाएगा कि कोई गैस कहीं की लीक हो रहा है, ठीक है। आपके नाक में जो सुगंध जा रहा है ना, गंध, वो इथाइल मरकैप्टन है, वो एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है, ठीक है। इथाइल मरकैप्टन मिलाया है, इसीलिए वह आपको पता चल जा रहा है कि कहीं गैस लीक हो रहा है। वह कौन सा है? तैयारना है, वह जो है एक सल्फर यौगिक होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि सल्फर की परमाणुकता किसकी होती है? तो बहुपरमाणु की होती है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कार्बन से संबंधित सवाल। कार्बन जो हम लोग पेंसिल से लिखते हैं, वह जो है वह जो पेंसिल से लिखते हैं, लेखन पेंसिल में किसका इस्तेमाल किया जाता है? वह ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी एक कार्बन है। अगला सवाल, हीरे के कार्बन परमाणु के बाह्यतम कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना 0। ये अच्छा सवाल है, ठीक है। हीरा का जो कार्बन परमाणु है उसके बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वह होती है 0, ठीक है। अगला सवाल आते हैं, अगला सवाल है कि हीरा जो है, हीरा विद्युत प्रवाहित नहीं करता है, क्यों? क्योंकि यह जो है स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं देता, ठीक है, विद्युत का कुचालक है। अगला सवाल, कार्बन का अपरूप कौन सा नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन का अपरूप हीरा है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। अगला सवाल, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा। बहुत ही बड़ा सवाल है, एकदम फेवरेट आरआरबी और एसएससी का फेवरेट सवाल है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो यह रखना है हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, बकमिंस्टन फुलेरिन इसका एक अपरूप है, तो यह रखना यह जो है कार्बन का एक अपरूप है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल, कौन आग बुझा देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझा देता है, ठीक है। इसीलिए जो अग्निशामक होता है ना उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं तत्व। समान तत्वों वाले अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होकर बड़े अणु उत्पन्न करने की विशिष्ट योग्यता रखता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कार्बन कहा जाता है। नेक्स्ट, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक सामान्य नाम क्या है? तो यह रखना शुष्क बर्फ। ठीक है, ठोस बर्फ जो है वह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का ही सामान्य नाम है। नेक्स्ट, गैसों को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ को क्या कहा जाता है? याद रखना है, शुष्क बर्फ को ठोस अवस्था में उसे कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। नेक्स्ट, तत्व जो है विभिन्न रूपों में मौजूद होते हैं, उसको कौन सा है? याद रखना, वह जो है कार्बन है। नेक्स्ट, कार्बन का अपरूप धातु कण में अपचायक माध्यम से क्या काम करती है? तो याद रखना, यह जो है कोक का काम करती है। आरआरबी अंतिम पूछा गया। कार्बन का यौगिक रूप क्या है? तो याद रखना, यह हीरा है। कार्बन का अपरूप कौन सा नहीं है? तो याद रखना है, कार्बन का अपरूप जो है मीथेन नहीं है। कार्बन का एक अपरूप ये भी नहीं है, कौन सा नहीं है? सिलिकॉन भी नहीं है। अगला सवाल, एक अधातु कौन सा नहीं है? तो कार्बन एक अधातु नहीं है। सॉरी, उप धातु कौन सा नहीं है? तो याद रखना, कार्बन एक उप धातु नहीं है। ग्रेफिन क्या है? तो कार्बन का एक अपरूप है। ग्रेफिन हो गया, उसके बाद आपका हीरा हो गया, ये सारे कार्बन का अपरूप है। अगला सवाल, जल एवं अन्य पदार्थों से रंगीन अशुद्धियों को, बुरी गंधों को अधिशोधित करने के लिए कार्बन के अपरूप का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? याद रखना, चारकोल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, श्रृंखलन का गुण प्रबल होती है कहाँ? तो याद रखना, कार्बन में। ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? षटकोणीय। ये बहुत बड़ा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय होती है, ये याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फुलेरिन। कार्बन की एक अपरूप है, इसकी खोज किसने किया था? रिचर्ड स्मेली ने किया था। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु बंधे होते हैं, किस रूप में? तो याद रखना, 4 अन्य परमाणुओं के रूप में बंधे होते हैं। अगला सवाल, कार्बन द्वारा मजबूत गंध के गठन का एक कारण कौन सा? इसका आकार के साथ याद रखना, छोटा होती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कार्बन के अपरूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब में समान होती है। तो भूगर्भीय ग्लोब में मतलब जमीन में जो है कार्बन की अपरूप कौन सी है? फ्लोरीन। नेक्स्ट, कार्बन का अपरूप कौन सा नहीं है? तो कोयला कार्बन का अपरूप नहीं है। अगला सवाल आते हैं, कार्बन के कौन सा अपरूप में कार्बन परमाणुओं के फुटबॉल के आकार की व्यवस्थित किया जाता है? तो यार C60 कार्बन 60 जो है फुटबॉल के आकार के बनता है। अगला सवाल आते हैं, एक एलिमेंट के एलोट्रॉप्स की भौतिक विशेषता भिन्न होती है क्योंकि वे परमाणुओं की संरचना उसकी भिन्न होती है, इसीलिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सीसा जो है पेंसिल में शीशे का प्रतिशत कितना है? यार 0 होती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जिसे षटकोणीय व्यूह रचना प्रदान करती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ग्रेफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के बंधे होते हैं जो एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना का निर्माण करता है, उसे डायमंड कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कार्बन का अपरूप भूगर्भिक ग्लोब का रूप कौन सा है? तो यार फ्लोरीन जो है कार्बन के अपरूप भूगर्भिक स्रोत जो है ग्लोब का एक रूप है फ्लोरीन। ठीक है, चलिए वन लाइनर के रूप में हम लोग सवाल देख लिए। अब हम लोग कुछ जो है टॉपिक देखते हैं। सवाल है कि तत्व एक साइड है और दूसरा उसका अपरूप। ये बहुत ही शानदार सवाल है। यहाँ से कार्बन का कौन कौन सा अपरूप है? तो यह रखना, एक हीरा कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट भी कार्बन का अपरूप है, चारकोल, कास्ट मतलब लकड़ी का जो कोयला है ना वह कार्बन का अपरूप है। उसके बाद हो गया आपका ग्रेफिन हो गया, फुलेरिन, ये सारे जो है ना कार्बन के अपरूप हो गए। एकदम ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। फास्फोरस का कौन सा अपरूप है? पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस और स्कारलेट फास्फोरस। अगला सवाल, ऑक्सीजन का कौन सा अपरूप है? एक तो ऑक्सीजन है, उसके बाद ऑक्सीजन यानी O3, इसमें भी ऑक्सीजन है, तो ओजोन भी है आपका ऑक्सीजन का अपरूप। अच्छा, सल्फर का अपरूप कौन सा है? तो रोबिंग सल्फर, मोनोक्लाइनिक सल्फर, कोलाइडी सल्फर, प्लास्टिक सल्फर, ये सारे जो है सल्फर के जो है अपरूप होते हैं। ठीक है, अगला सवाल आते हैं, आवर्त सारणी में आध्यात्मिक तत्व कौन कौन से हैं? तो याद रखना, आध्यात्मिक तत्व लास्ट टॉपिक यही है आज के क्लास में हमारा मैराथन में। हाइड्रोजन पहला वर्ग में है, वर्ग 14 में कार्बन है और 15 में जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस है, वर्ग 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम है, वर्ग 17 में फ्लोरीन, नियोन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, वर्ग 18 में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडोन, ये सारे। ठीक है, ये सारे निष्क्रिय गैस थे।
ठीक है, तो अंतिम टॉपिक यही था। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खैर मकदम। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रहा होगा, हमारी सवालें आपको आसानी से याद हो रहा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी आगामी परीक्षा होने वाली, आगामी कंपटीशन का एग्जाम होने वाली, वो सारे सवाल जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस, वो सारे सवाल प्रीवियस ईयर सवाल आपके सामने अगर प्रस्तुत करने वाला हूँ, तो इसी चैनल में प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू अगेन।